हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का क्या, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स का, उसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप उसे जरूर से देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करिएगा। तो सबसे पहले समझा जाए पीपीसी को। पीपीसी होता क्या है? तो पीपीसी इज द लोकस ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज व्हेन रिसोर्सेस ऑफ अ कंट्री इज गिवन एंड फुली यूटिलाइज्ड विद द गिवन टेक्नोलॉजी। आप बोलेंगे तो डिक्टेट कर दिया, तो चलिए अब समझते हैं। ये लोकस है। लोकस का क्या मतलब होता है? जब कई सारे पॉइंट्स, इस कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो लोकस का मतलब हुआ कि कई सारे पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट्स को जब मिलाकर शेप बनता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। तो लोकस ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हो सकते हैं, किसके? दोनों कमोडिटीज के प्रोडक्शन के। जैसे मैंने यहां क्या लिया है, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई लिया है, तो इन दोनों कमोडिटी के प्रोडक्शन में का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन का जो लोकस है वही क्या है? मेरा पीपीसी है। बट कब? तब जब रिसोर्सेज जो हमारे कंट्री का है वो गिवन है। गिवन का यहां मतलब हुआ कि वो, अगर मान लीजिए हमारे पास लैंड इतना है, मान लीजिए 5 हेक्टेयर, तो उस समय वो 5 ही हेक्टेयर रहना चाहिए, कांस्टेंट रहेगा। और साथ में ये भी एजम्पशन है कि रिसोर्सेज जो है वो फुली यूटिलाइज्ड होने चाहिए। मतलब कि अगर हम 5 हेक्टेयर लैंड यूज करें तो 5 हेक्टेयर लैंड पे खेती होनी चाहिए विद द गिवन टेक्नोलॉजी। गिवन टेक्नोलॉजी का मतलब कि जिस टेक्नोलॉजी से, मतलब जो अभी टेक्नोलॉजी प्रिवेलिंग चल रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये यहाँ पे इसके क्या बोलते हैं, एजम्पशंस हैं। तो देखिए मैंने जो ब्लैक से अंडरलाइन किया है, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ एजम्पशंस लिखा है, क्योंकि स्पेस अब एक एक करके क्या लिखते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता देते हैं कि टू कमोडिटीज। पहले एजम्पशन है पीपीसी का कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा पीपीसी पे जो दिखाया जाएगा वो बस 2 कमोडिटी का होगा, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या एजम्पशन है? दूसरा एजम्पशन है कि रिसोर्सेज हमारे कंट्री का कांस्टेंट रहेगा और फुली यूटिलाइज्ड होगा। फिर क्या है? और जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जो हमारा प्रिवेलिंग टेक्नोलॉजी है, वो कांस्टेंट रहेगा। साथ ही साथ एक और क्या बोलते हैं आपका एजम्पशन होगा कि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली कैपेबल नहीं होंगे प्रोड्यूसिंग बोथ द कमोडिटीज। अगर आप पूछेंगे कि क्यों नहीं रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज कैपेबल होते तो क्या होता? अगर रिसोर्सेज कैपेबल होते तो आपको जो कनकेव टू द ओरिजिन दिख रहा है, यहाँ कनकेव ओरिजिन के हिसाब से जब कनकेव दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बन चुका होता। क्या बन चुका होता है? स्ट्रेट लाइन, अगर रिसोर्सेज कैपेबल होते। तो इसलिए एजम्पशन लिया गया कि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली कैपेबल नहीं है दोनों कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आपको पीपीसी, अच्छा एक चीज और, उसके और भी नाम होते हैं। किसके? पीपीसी के। आप एनसीईआरटी में दिया है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब फ्रंटियर, अब इसका क्यों नाम पड़ा, मतलब पीपीसी का ये नाम क्यों है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? तो फ्रंटियर का मतलब आप जानते हैं ना, बॉर्डर। मतलब फ्रंटियर क्या होता है? जैसे यहां इसमें फ्रंटियर क्या है कि हमारा हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो इसी दायरे में होगा। ये जो दायरा आपको दिख रहा है, ये जो आपको ये कनकेव दिख रहा है, इसी में के अंदर ही आपका प्रोडक्शन होगा। या तो इसके अंदर होगा या तो इस लाइन पर ही वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे दोनों कमोडिटी के। इसीलिए यहाँ इसका नाम क्या पड़ता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और इसका एक और नाम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा कि इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों है। तो अगले स्लाइड में हम क्या समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों है इसका नाम, और साथ ही साथ समझेंगे शेड्यूल बनाना, और फिर
उसका ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीजें हम, और हाँ फीचर्स भी। ठीक है, तो अगले स्लाइड में इसको समझते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं क्या एक्सप्लेनेशन ऑफ पीपीसी विथ शेड्यूल एंड डायग्राम। मतलब कि हम पीपीसी का एक्सप्लेनेशन समझेंगे डायग्राम और शेड्यूल के हेल्प से। उससे पहले मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में क्या कहा था कि हम लोग इस स्लाइड में ट्रांसफॉर्मेशनल कर्व पीपीसी को क्यों कहते हैं ये हम समझेंगे, पर ये हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, उससे पहले हम इसको समझ लेते शेड्यूल और डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले आइए शेड्यूल को देखा जाए। तो शेड्यूल बनाने के लिए मैंने पेन और बोर्ड का एग्जांपल लिया है। शेड्यूल बनाने में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना होगा, जो कि यहां मैंने लिखा है, चेक एमओसी। चेक एमओसी का क्या मतलब कि आपको जो एमओसी होगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, यहां पर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो ही आपका शेड्यूल सही है। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है एमओसी, तो आपका ये शेड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ही करके देखते। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि जब 20 पेन्स का प्रोड्यूस किया गया, हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई। आपको याद है मैंने क्या कहा था, प्रोडक्शन पीपीसी इज द लोकस ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन क्या है कि ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी ई। अब वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ ए में क्या है कि मैंने 20 लिया, ये 0 है। फिर मैंने क्या किया, 2 पेन का प्रोडक्शन कम कर दिया। अब मैंने 18 ही पेन का प्रोडक्शन किया और एक बोर्ड बनाया, एक एडिशनल बोर्ड बनाया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 का मैंने लॉस किया मतलब चेंज आया, लॉस हुआ, और बोर्ड में एक गेन हुआ। तो 2/1 इज इक्वल टू 2। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना, लॉस ऑफ एमओसी इज इक्वल टू लॉस ऑफ कमोडिटी बाई गेन ऑफ कमोडिटी। एमओसी इज इक्वल टू लॉस ऑफ कमोडिटी बाई गेन ऑफ कमोडिटी। ठीक है, फिर अगले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 18 था, अब 14 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहां देख सकते हैं हम 4 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 4 पेन्स का हम सेक्रीफाइस यहां कर रहे हैं, बट फिर हम एक एडिशनल बोर्ड प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसी प्रकार से मैंने क्या लिखा है, 4/1, जैसे कि वो फॉर्मूला है 4/1 इक्वल टू 4। फिर आप देख सकते हैं, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, 6 पेन्स का सेक्रीफाइस मैंने दिया है एक एडिशनल बोर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां पे फिर आप देख सकते हैं 6/1 इक्वल टू 6। फिर है कि मैंने अब प्रोडक्शन ही मैंने बंद कर दिया, मतलब कि मैंने 8 पेन का सेक्रीफाइस दिया, मतलब अब मैंने प्रोडक्शन बंद कर दिया है। तो अब मैंने एक एडिशनल बोर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो कितना 8 लॉस क्या हुआ, 8 का, गेन कितना का हुआ, 1 का, तो 8/1 इज इक्वल टू 8। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ एमओसी है वो क्या जा रहा है, ये क्या कहा जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देख रहे हैं यहाँ 2, फिर 4, फिर 6, ये एरो से इंक्रीजिंग समझिएगा, ऊपर ऐसे ना देख रहे हैं ना, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अब आप इसको पलट भी सकते थे, अब यहाँ पे आप 4 कर देते 20, बट ये करिए, ज्यादा आपको कन्वीनियंट रहेगा एग्जाम में बनाने के लिए, बट आप अपने भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अब डायग्राम के थ्रू समझना। तो अब यही शेड्यूल जो मैंने बनाया, इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 था, 0 0 20, फिर 1 बोर्ड प्रोड्यूस करने के लिए 18 आप देख सकते हैं, फिर 2 बोर्ड प्रोड्यूस करने के लिए, अगला बोर्ड प्रोड्यूस करने के लिए 14, तीसरा के लिए 8, और चौथा बोर्ड के लिए हमने पेन का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। ठीक, तो इस तरीके से हम अपना पीपीसी का शेड्यूल, आपको ये दिख रहा होगा कनकेव, ठीक है, ठीक बात है। अच्छा, यहाँ कुछ पॉइंट टू बी नोटेड है। अब आप जुडिशियरी वाला मत समझिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मतलब यहाँ पॉइंट है। ठीक है, तो पहला चीज है कि डायग्राम स्मॉल बनाइएगा। डायग्राम कैसे स्मॉल बनेगा, क्यों स्मॉल बनाना है, क्योंकि हमें कनकेव दिखाना, तो हमें छोटा से छोटा स्केल लीजिएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं
20 का दिखाने के लिए 2 का स्केल नहीं लिया, 4 का स्केल लिया, 4, 8, 12, 16, 20। या इसलिए स्केल लिया जिससे मेरा जो ग्राफ जो ये बने पीपीसी, ये मेरा क्या बने, छोटा बन जाए, जिससे मेरा कनकेव क्या बोलते हैं, कनकेव टू द ओरिजिन आए। क्योंकि कनकेव होना बहुत जरूरी है, इस बात का एकदम बहुत बढ़िया से ध्यान रखिएगा अपने डायग्राम बनाने में, ठीक। फिर दूसरा चीज है, मैंने डिफरेंट पेन्स का यूज किया कि आपको ठीक से दिख जाए। आप एग्जाम में ऐसा यूज मत कीजिएगा, आप पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। और चेक एनओसी वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब है फीचर्स ऑफ पीपीसी। तो बहुत लोग कहेंगे कि यार फीचर्स तो ऐसे ही रट लेते हैं, तो क्या रट लेने से ही हो जाएगा? नहीं, आप फीचर्स पीपीसी का डायग्राम देख के ही समझ ले सकते हैं। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? तो ये इस तरीके से हो सकता है। आप देखिए कि आप इस डायग्राम में आपको दिख क्या रहा है। अच्छा, आपको दिख रहा है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहा है। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे है? लेफ्ट से राइट है। अच्छा, ये लेफ्ट से राइट हो रहा है। अच्छा, हमें एक फीचर पता चला, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अच्छा, क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन है मतलब कि आप देख पा रहे हैं कि पहले मैं एक एडिशनल बोर्ड प्रोड्यूस करने के लिए पहले मैं 2 पेन सेक्रीफाइस कर रहा था, बट जैसे मैं अगला फिर एडिशनल यूनिट ऑफ बोर्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं फिर 4 पेन से सेक्रीफाइस कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं ना कि हर एडिशनल यूनिट पे हमारा सेक्रीफाइस जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। फिर दूसरा चीज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? अच्छा, ये मेरे ओरिजिन से क्या है? कनकेव है वो। अच्छा, ठीक है, मतलब ये कनकेव टू द ओरिजिन है। अच्छा, फिर आपके मन में कि क्यों कनकेव टू द ओरिजिन है? क्योंकि इंक्रीजिंग एमओसी। अब आप कंफ्यूज करिएगा, अरे भाई अब थक भी जाइए, बोलेगा यार अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़े, फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़े, अब क्या ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझा? ये सिंपल सा है। इंक्रीजिंग एमओसी वही है कि मैंने पहले 2 पेन सेक्रीफाइस कर रहा था एक बोर्ड को करने में, फिर मैंने अगला प्रोड्यूस करने में 4 पेन का सेक्रीफाइस कर रहा हूं। देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है हर पेन के साथ। फिर मैं कितना 6 पेन का 6 पेन सेक्रीफाइस कर रहा हूं और एडिशनल यूनिट्स क्या करने में, प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको मैंने बताया था एजम्पशन में कि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली कैपेबल नहीं है दोनों कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ता है कि अगर हम पेन का जो मेरे पेन बनाने के लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए होता है उसको हम क्या किए? ट्रांसफॉर्म किए, या क्या किए? हम शिफ्ट किए बोर्ड बनाने में। तो क्या हुआ कि हम प्रोडक्शन उसका बढ़ाते गए, इसका घटाते गए, बढ़ाते गए, घटाते गए, बढ़ाते गए, घटाते गए। तो इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन का कर्व कहा जाता है कि हम एक कमोडिटी के रिसोर्स को दूसरी कमोडिटी के रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसीलिए पीपीसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो आपको मैंने तीनों चीज बता दी ना। पीपीसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कर्व बन रहा था, आपको दिख ही रहा है, लोकस ऑफ ऑल पॉसिबल पॉइंट्स, तो एक पीपीसी कहते हैं इसको, ठीक। पीपीएफ क्यों कहते हैं वो मैंने बता दिया कि फ्रंटियर। अच्छा, उसमें एक कॉन्सेप्ट मैं भूल गया था बताना आपको कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि यहां पे एक पॉइंट है, तो इसको यहां पे पॉइंट हो, या फिर वो एक सेकंड रुकिएगा, या वो यहां पर पॉइंट हो, या फिर वो यहां पर पॉइंट हो, इस फ्रंटियर के लाइन पर हो, बॉर्डर पर हो, या उसके अंदर हो। अंदर किस सेंस में? ओरिजिन की तरफ के अंदर वाला तरफ, ठीक है। तो उसके अंदर वाला क्या कह रहा है? मेरा अटेनेबल हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, मेरा अटेनेबल आउटपुट है, बट उसके बाहर वाला मेरा अनअटेनेबल आउटपुट कहलाता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अपने नोट्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी होता है जो कि आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं, और जो कि क्या किसमें है? डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या शिफ्टिंग और रोटेशन पीपीसी का। तो चलिए आइए समझते हैं रोटेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। बट उससे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों? इसलिए क्योंकि आप उन लोगों से अलग हो चुके हैं जिनका अटेंशन स्पैन जो है वो 9 सेकेंड है, क्योंकि अभी के रिपोर्ट्स में 9 सेकेंड एवरेज
क्या बोलते हैं अटेंशन स्पैन है। तो आप 15 मिनट के वीडियोस को अभी तक यहां तक देख कर आ रहे हैं। तो चलिए इसी तरीके से आप पेशेंस थोड़ा रखिए, अच्छा टॉपिक से अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं, समझते हैं पीपीसी के शिफ्टिंग और रोटेशन को। तो रोटेशन ऑफ पीपीसी, तो पीपीसी रोटेट क्यों करता है? रोटेट इसलिए करता है जब चेंज होता है टेक्नोलॉजी में किसका, किसी भी एक कॉमोडिटी का, या फिर कॉमोडिटी ए का हो या फिर कॉमोडिटी बी का हो, किसका मतलब पीपीसी में बनाने में। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि जैसे आपको ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ 1 दिख रहा है आपको, इसमें आप देख सकते हैं कि बी कॉमोडिटी का जो है वो रोटेशन हो रहा है। इसका पहले फॉरवर्ड रोटेशन हुआ, इसको बोलते हैं राइट की तरफ रोटेशन हुआ, या फिर इसको क्या कहेंगे, हाँ ठीक है, राइट की तरफ रोटेशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कमोडिटी बी का टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ। और फिर बी जो बी का फिर आप ये देख सकते हैं क्या बोलते हैं बैकवर्ड रोटेशन, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि राइट लेफ्टवर्ड रोटेशन हो रहा है, जिसका मतलब क्या है कि बी का जो है कमोडिटी बी का टेक्नोलॉजी का जो स्तर है वो घट गया है। उससे पहले मन में आपके डाउट आ रहा होगा कि आपने तो बोला था कि टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज गिवन है, तो ये आप कैसे बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है घट रहा है? तो अरे भाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रोटेशन और शिफ्ट है। तो रोटेशन और शिफ्ट का मतलब है कि एजम्पशन अब यहाँ पे टूटेगा, समझे? तो यहाँ पे ये होगा। फिर दूसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं, अब कमोडिटी ए के हिसाब से, कमोडिटी ए का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका अपवर्ड रोटेशन है। फिर आप यहां पे देख सकते हैं इसका डाउनवर्ड रोटेशन हो रहा है। तो कमोडिटी ए का, तो इससे क्या पता चलता है? अपवर्ड रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आगे की तरफ रोटेशन का मतलब है कि वो आपका टेक्नोलॉजी कमोडिटी का अपग्रेड कर रहा है। डाउनवर्ड रोटेशन कमोडिटी ए का मतलब है कि आपका टेक्नोलॉजी डिग्रेड कर रहा है। ठीक, तो ये हुआ आपका रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो आपके मन में एक और डाउट आया होगा कि अच्छा, टेक्नोलॉजी के चेंज से क्यों बोले रिसोर्सेज किसी एक कमोडिटी का चेंज नहीं होगा? जी नहीं। क्यों नहीं? आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। किसी इकोनॉमी को मान लीजिए पहले क्या बोल सकते हैं, हाँ, एक लैंड था, 5 हेक्टेयर का लैंड था किसी कंट्री के पास। अब क्या हुआ ना कि कुछ रेजोल्यूशन में कुछ दूसरे देश के साथ उसके समझौता हुआ, जिसमें उसको 3 हेक्टेयर लैंड और मिल गया। तो वो अब क्या करेगा? 8 हेक्टेयर लैंड उसके पास हो गया, तो वो अब क्या करेगा कि अब वो दोनों कमोडिटी को बढ़ाएगा, दोनों कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। किसी एक को बढ़ाने से कोई समझदारी नहीं बनता है, समझ गए? और यही सारी चीजें समझिए। ठीक, फिर है शिफ्ट ऑफ पीपीसी, जिसमें आपको देख के समझना होता है। जैसे ग्राफ देख के आपको समझ में आएगा, अच्छा ये ओरिजिनल पीपीसी है। अब यहाँ पे देख रहे कि यहाँ पे आपका अपवर्ड या उसको बोल सकते हैं, हाँ, अपवर्ड आपका शिफ्टिंग हो रहा है, ऊपर की तरफ आपका शिफ्टिंग हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर दोनों। क्या रीजन? या तो साइमल्टेनियस चेंज आया हो टेक्नोलॉजी में दोनों कमोडिटीज के, इसलिए ये फॉरवर्ड रोटेशन कर रहा हो, या फिर जो उसके रिसोर्सेज है वो बढ़ गए हो, या फिर दोनों भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। और अगर ये बैकवर्ड आपका शिफ्ट कर रहा है, पीछे शिफ्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो ए या बी का आपका जो है टेक्नोलॉजी या तो डिग्रेड कर रहा है दोनों कमोडिटीज के, या फिर रिसोर्सेज जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं। आप देखते हैं ना कि अर्थक्वेक आ जाती है तो किस तरीके से कई सारे रिसोर्सेज तबाह हो जाते हैं। आप अभी हरिकेन देख रहे हैं, मेलिसा है, फिर अभी इंडिया में जो आया हरिकेन मोथा, तो ये कितना तबाही मचा रही थी, हमारे रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं तो डैमेज कर रहा है, समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं। और कमोडिटी बी और कमोडिटी ए का, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको रोटेशन ऑफ पीपीसी और शिफ्ट ऑफ पीपीसी समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार रिकैप कर लिया जाए, हमने क्या क्या पढ़ा पूरे चैप्टर में। पहले हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक्स इवॉल्व कैसे हुआ सब्जेक्ट। फिर हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है साइंस है या आर्ट है। फिर हमने क्या पढ़ा इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। फिर हमने क्या पढ़ा इकोनॉमिक्स माइक्रो है
कि माइक्रो लेवल पे समझा और मैक्रो लेवल पे समझा इकोनॉमिक्स को। फिर हमने क्या समझा कि इकोनॉमी क्या होती है, उसके टाइप्स तीनों समझे। फिर हमने क्या समझा कि हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझा, एमओसी को समझा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के समझे, और फिर एट द एंड हमने पीपीसी में अपनी सारी बातें समझी, जहां पे हमने डेफिनेशन समझा, एजम्पशंस समझे पीपीसी के। फिर उसमें हमने शेड्यूल बनाना सीखा, डायग्राम बनाना सीखा, उसके फीचर समझे, और एट द लास्ट हमने क्या किया, रोटेशन और शिफ्ट ऑफ पीपीसी समझ लिया। तो चलिए आज का हम जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।